आज हम पहुँचे हैं एक ऐसे महान राजा के किले पर जो एक अपने आप में अपनी महानता के कारण पहचाना जाता है। उस राजा के राज के बाद भारत के इतिहास में एक नया मोड़ आया। इतिहास की बात आइए तो इतिहास को जानोगे तो दुनिया पहचानोगे। चलो आओ अंदर चलते हैं इस किले के अंदर। किला लाल कोट, जिसे किला राय पिथौरा भी कहा जाता है, दिल्ली का सबसे पुराना किला है। ये तोमर राजपूतों द्वारा 11वीं शताब्दी में बनवाया गया था। इस किले को 1052 से लेके 1060 ईस्वी के बीच बनवाया गया था और बाद में चौहानों द्वारा इसका विस्तार किया गया था। आज ये किला खंडर के रूप में है। ये किला दिल्ली का पहला शहर माना जाता है। इसी किले के अंदर दिल्ली का पहला शहर बसा था। इस किले के अंदर आज भी आपको अवशेष देखने को मिलेंगे। इस किले का कोई भी टिकट नहीं है। जैसे आप अंदर जाएंगे तो आपको ये सबसे पहले इस किले की ये मोटी दीवार दिखाई देगी। देखें आप, इतनी मोटी मोटी दीवारें थी इस किले की, जो कि इस किले को पूरी सुरक्षा देते थे। इसी तरीके का ये पूरा का पूरा इस किले के चारों तरफ इस तरीके की दीवारें थी। ये दीवारें अपने आप में बहुत कुछ बताती हैं। यही वो दीवारें हैं जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से दिल्ली को बनते और उजड़ते देखा है। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको ये महान सम्राट की प्रतिमा दिखाई देगी। ये वो सम्राट है जो भारत इसे कभी नहीं भूल पाएगा। एक ये सम्राट, एक सम्राट अशोक, इन दोनों को भारत कभी नहीं भूल पाएगा। ये इस वक्त घोड़े पे बैठे हुए हैं और अपने दुश्मनों को अपने तीरों से भगाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये वही सम्राट है जिसे अपनों ने धोखा दिया। धोखा भी ऐसा वैसा नहीं, पूरे भारत की तकदीर बदल दी। इनके अपने ही इन्हें दुश्मन के पाले में छोड़ के भागा है और दुश्मन ने इन्हें धोखे से पकड़ लिया। अब इस महान सम्राट के बारे में बताते हैं। इनका पूरा नाम पृथ्वीराज चौहान था। 12वीं शताब्दी की बात है। 1165 या 1166 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कुछ इतिहासकार इनका जन्म गुजरात में बताते हैं, कुछ इतिहासकार इनका जन्म अजमेर में बताते हैं, लेकिन ज़्यादातर इतिहासकार इनका जन्म गुजरात में बताते हैं। इनके पिता का नाम राजा सोमेश्वर चौहान था और माता का नाम कर्पूरी देवी था। ये विशाल मूर्ति दिल्ली के किले में है। जब मैंने इसे पहली दफ़ा मूर्ति को देखा, इतनी विशाल मूर्ति है कि मैं नीचे से ऊपर तक इसे देखता ही रहा। तभी मैंने इसे बहुत गौर से काफ़ी देर तक देखा। ये बहुत विशाल, बहुत ऊंची मूर्ति है जिस पे ये सम्राट बैठा हुआ है और अपने तीरों से दुश्मनों को भगाते हुए दिखाया है। पृथ्वीराज चौहान की ऊंचाई 176 सेंटीमीटर थी। इतिहासकार इसको 100 उंगली बताते हैं। इनकी तलवार 61 केजी की थी और 38 इंच लंबी थी, जिसमें दोनों तरफ ब्लेड में धार थी। इनकी तलवार की मुठ 4 इंच लंबी है, जिसे सोने से मढ़ा गया है। कोटा के गढ़ पैलेस में राव माधे सिंह ट्रस्ट संग्रहालय में रखी है। ये शिक्षित थे। इन्हें 6 भाषाओं का ज्ञान था: संस्कृत, प्राकृत, मागधी, पोशाची, शोरसैनी और अपभ्रंश। इतिहास, गणित, चिकित्सा, सैन्य विज्ञान और चित्रकला की भी इन्हें जानकारी थी। इनको शब्दवेदी बाण भी चलाना आता था। वो जो कि महाभारत में दशरथ ने शब्दवेदी बाण से श्रवण कुमार की हत्या की थी। जब ये 11 वर्ष के थे तब इनके पिता राजा सोमेश्वर की मृत्यु हो गई। इनका पालन पोषण इनकी माता कर्पूरी देवी ने ही किया था। इस महान आदमी के बारे में जितना बताया जाए उतना ही कम है। फिर 11 वर्ष की आयु में ये अपने राज के राजा बन गए और इनका पहला विवाह 11 वर्ष की आयु में ही हुआ था। एक ऐसा राजा जिसने इतनी कम आयु में अपने राज्य को
एक विशाल सम्राट के रूप में बनाया। पृथ्वीराज, जो कि उस समय नाबालिग थे, अपनी मां के साथ रीजेंट के रूप में सिंहासन पर बैठे। हमीर महाकाव्य का दावा है कि राजा सोमेश्वर ने स्वयं पृथ्वीराज को सिंहासन पर बिठाया और फिर वो जंगल में चले गए। इतिहासकार दशरथ शर्मा के अनुसार पृथ्वीराज ने प्रशासन की वास्तविक नियंत्रण 1180 ईस्वी में संभाली। पृथ्वीराज की पहली सैन्य उपलब्धि उनके चचेरे भाई नागार्जुन द्वारा विद्रोह का दमन और गुड़पुरा यानी कि जो आज का गुड़गांव है उस पर कब्जा करके की। पृथ्वीराज विजय के अनुसार नागार्जुन ने पृथ्वीराज के अधिकार के खिलाफ विद्रोह किया और गुड़पुरा यानी कि गुड़गांव के किले पर कब्जा कर लिया। पृथ्वीराज ने पैदल सेना, ऊंट, हाथी और घोड़ों से लैस बड़ी सेना के साथ गुड़पुरा को घेर लिया। नागार्जुन किले से भाग निकला, लेकिन देवभट्ट प्रतिरोध करता रहा। पृथ्वीराज की सेना विजयी हुई और उसने नागार्जुन की पत्नी, मां और अनुयायियों को पकड़ लिया और उनके सिरों को काटकर किले के गेट पर लटका दिया। ये किले का मैप है। इस मैप में दिखाया गया है कि किला राय पिथौरा कहाँ कहाँ तक था और क्या क्या था, कौन कौन सी दीवार थी इसकी और कहाँ कहाँ तक ये लगता था। इस मैप में 17 पॉइंट हैं, जिसमें एक पॉइंट गेट बदायूं के नाम से भी है। इस किले में ये 17 चीज़ें हैं जो इन पॉइंटों के द्वारा दर्शाई गई हैं, जिसमें 16वें पॉइंट पे बदायूं द्वार है। ये पूरा का पूरा मैप किला राय पिथौरा का है। इस मैप को वहाँ पे आप देखेंगे तो बड़ी आसानी से सारी की सारी जगह समझ जाएंगी, कौन सी जगह कहाँ पे है और किस जगह पे है। इसमें पूरा का पूरा मेहरौली के आसपास का और मेहरौली का सब जिक्र है। इसको देखने पे आपको सारा का सारा दिखाई देगा। ये सारे के सारे पॉइंट वहीं पे हैं जो नंबर से दिए हुए हैं। कौन से नंबर पे क्या है और कहाँ पे है, इस नक्शे में आपको सारा का सारा पता चल जाएगा। एक साइड में हिंदी में है और दूसरी साइड में इंग्लिश में ही लिखा हुआ है। आप इंग्लिश में भी आसानी से पढ़ सकते हैं। चलो आओ अब आगे चलते हैं। ये किले की दीवारें हैं जो 8 से 6 मीटर चौड़ी हैं। ये काफ़ी विशाल है। अब इस तरीके की बची हैं, बाकी ये खंडित हो चुकी है। करीब जाने पर आप देखेंगे लगता है कि ये किसी ने लाके ये ऐसी की ऐसी रख दी हैं और ये बिल्कुल दिखाई देती हैं। जहाँपना वाल, थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आपको जहाँपना वाल दिखाई देगी, यानी जहाँपना दीवार, जो कि जहाँपना दीवार मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाई थी। ये वो दीवार है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने किसानों के लिए बनवाई थी, अपने किसानों की सुरक्षा के लिए दीवार बनाई थी। ये काफ़ी बड़ी दीवार है। ये दिल्ली मेहरौली से लेके बसंत कुंज तुगलकाबाद को टच करती है और इसके अवशेष आज भी तुगलकाबाद, मेहरौली, बसंत कुंज इस जगह देखने को मिल जाएंगे। ये जहाँपना दीवार, इसका मतलब है ये जहाँपना यानी कि दुनिया की सबसे सुरक्षित दीवार। मंगोलों से बचने के लिए ये दीवार मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाई थी। उसका मतलब था कि मैं तो किले के अंदर सुरक्षित हूँ, लेकिन मेरी जनता जो सुरक्षित नहीं है वो इस दीवार के अंदर आके रह सकती है और रहती थी, जिससे कि मंगोल इसके अंदर कभी नहीं आ सकते और ना आ पाए। दिल्ली को बचाने वाले मंगोलों से यही सुल्तान थे जिन्होंने मंगोलों से दिल्ली को सुरक्षित रखा, और दिल्ली इन्हीं सुल्तानों की वजह से मंगोलों से सुरक्षित रही। मंगोल एक अपने आप में तूफान थे जो जहाँ भी जाते थे वहाँ पे विनाश करते थे, मारते थे, काटते थे, लूटते थे। उन जैसा दुनिया में कोई विनाशकारी नहीं गुजरा है जो कि मंगोल थे। मंगोल का सरदार
मंगोलों का सरदार चंगेज खां, उसने तो दुनिया को तबाही कर दिया था। जिधर भी जाता था चंगेज़ खान उधर तबाही तबाही हो जाती थी। लेकिन दिल्ली की तरफ वो कभी नहीं आ पाया, और आ भी पाया तो उन्होंने सुल्तानों का सामना करना पड़ा और वो उनके डर से भाग गया। जब आप दिल्ली में घूमेंगे महरौली या तुगलकाबाद के आसपास, तो ये आपको दीवार बहुत आसानी से दिखाई देगी। ये सड़क के किनारे किनारे चलती है कई जगह, और किले के आसपास है, तुगलकाबाद किले के आसपास है, और नाई के किले के पीछे है, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक का किला था, जिसे वो नाई का किला कहते हैं। उसके पीछे भी आज दिखती है ये दीवार। और बाकी यहाँ से स्टार्ट है, इस किले के अंदर भी है ये दीवार। करीब यहाँ से होगा 8-10 किलोमीटर दूर होगा इस दीवार का अगला अवशेष। इस वक्त हम लाल कोट किले के अंदर हैं, जहाँ पे ये दीवार है। ये किला पूरा खंडित होने के बाद भी, यानी कि बर्बाद होने के बाद भी बड़ा खूबसूरत दिखता है। आप यहाँ आएंगे तो बड़ा सुकून महसूस देंगे और जानेंगे अपने इतिहास को, कि हमारे राजा महाराजा इसी मिट्टी में थे और इसी मिट्टी को बचाते बचाते दुनिया से चले गए। और आज ये मिट्टी हमारे सबके हाथ में है। अब हमें भी इसे संभाल के रखना है और अपने हिंदुस्तान की सफाई सुथराई और बहुत सी बातों का ध्यान रखना है। हम लोग अपनी हिंदुस्तान की सारी सफाई है या सड़क किनारे कोई गंदगी है, सबका ध्यान रखें और उसे साफ़ सुथरा रखें, और अपने हिंदुस्तान में पेड़ पौधे वगैरह लगाएं, जिससे कि हमारा हिंदुस्तान दुनिया का सबसे हरा भरा मुल्क बने। ये 25 वर्ष के थे जब ये दुनिया से चले गए। ये आपके और हमारे हिंदुस्तान को बचाते हुए 25 साल की उम्र में इस दुनिया से विदा हो गए। और इनकी विदाई की बात करें तो पृथ्वीराज चौहान की, कुछ इतिहासकार बताते हैं कि इन्होंने 16 दफ़े मोहम्मद गौरी को भगाया। ये दीवार के अवशेष दूर हैं, इसलिए हम इसे जूम करके दिखा रहे हैं। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि इन्हें 2 दफ़े लड़ाई हुई, लेकिन दुश्मन तो दुश्मन ही था, उससे बार बार इन्होंने लोहा लिया और उन्होंने 1191 में उसे भगा दिया और पकड़ लिया और उसे माफ़ भी कर दिया और छोड़ भी दिया। ये इनकी पहली गलती थी। ये उसी किले के अंदर का कुआं है जो आज भी ज़िंदा है। ये इस किले के अंदर ऐसा कुआं है, जिस तरीके से ये पानी वगैरह निकालते होंगे उस कुएं में, तो ये कुआं आज भी वहाँ पे किले के अंदर है। आप वहाँ आएंगे तो देखेंगे ये कुआं पूरा का पूरा साफ़ सुथरा आज भी वैसा के वैसा है, जैसे कि अपने राजा की कहानी सुना रहा हो। यहाँ से पानी निकालते थे, ये लोहे का पत्थर था, यहाँ से रस्सी वगैरह डाल के कुछ पानी निकालते होंगे। ये पत्थर है, इसमें ये कुछ लगा होगा और उससे पानी कुएं में निकालते थे, और कुएं को लोहे के जाल से ढक दिया गया है, और इस तरीके से इसका पानी इस किले में इस्तेमाल होता होगा। इस कुएं ने सबको पानी दिया, कितने राजा महाराजा आए होंगे, इसका पानी पिया होगा, और लेकिन ये आज भी वहीं पे है। वो तो चले गए, लेकिन कुआं है आज भी। किले के अंदर जाके इस कुएं को देख सकते हैं। पत्थर का बना हुआ कुआं है ये। इसके ऊपर ये छतरी लगा दी गई है, जिससे कि ये दूर से दिखे। फिर 1 साल बाद 1192 में मोहम्मद गौरी दिल्ली पे आक्रमण करता है। ये दूसरा तराइन का युद्ध था, जिसमें पृथ्वीराज के पास 1 लाख सेना से ज़्यादा थी और मोहम्मद गौरी के पास 10,000 सेना थी। लेकिन इस बार कुतुबुद्दीन ऐबक इस सेना को संभाले हुए था। उसने पृथ्वीराज चौहान की सेना को दौड़ा दौड़ा के थका दिया, कभी इधर लेके भागता, कभी उधर लेके भागता, लेकिन ये उस सेना को नहीं समझ पाए। उसने पृथ्वीराज चौहान की सेना को थका दिया। ये दोपहर तक इनकी सेना को ऐसी भगाता रहा, कभी उधर कभी उधर। काफ़ी देर के बाद उनकी सेना थक गई, तो उसने दूसरी सेना, यानी कि उसने कुछ टुकड़ी अपनी छुपा के रखी थी, उसको ऑर्डर दिया और उसको पीछे से हमला, साइड से हमला करवाया, जिससे ये घबरा गए और बाकी इनके पीछे सेना भाग गई और पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया गया। अब
पृथ्वीराज चौहान को पकड़ के सीधा मोहम्मद गौरी के पास अफ़गानिस्तान ले जाया गया। पृथ्वीराज चौहान के साथ चंद्रबरदाई भी थे। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि उनकी आंखें निकाल ली गईं और कुछ इतिहासकार कुछ और बताते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि उन्हें अफ़गानिस्तान के गजनी में ले जाया गया और वहीं पे उनको कत्ल कर दिया गया। इस महान आदमी की समाधि अफ़गानिस्तान के गजनी में है, जो गजनी का सुल्तान मोहम्मद गौरी था। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इनके राज अजमेर यानी कि अजमेरू पर भी कब्जा कर लिया। अजमेर का पुराना नाम अजमेरू था। वहाँ पे इनके सिंहासन पे कब्जा कर लिया और वहाँ की सारी चीज़ों पर अजमेर पर भी इनका कब्जा कर लिया गया और अजमेर के किले पर इनका पूरी तरीके से कब्जा हो गया। इसी जगह रानी संयुक्ता ने अपने आप को जौहर कर लिया और उनके साथ काफ़ी महिलाओं ने भी किले में जौहर किया है। ये किले का बोर्ड है जो वहाँ पे आप जाएंगे देखने को मिलेगा। इस महान सम्राट की कहानी बहुत अजीबोगरीब थी। इसने ऐसे दुश्मन से लोहा लिया और ये दुश्मन ऐसा वैसा नहीं, विदेशी दुश्मन था जिसने भारत पर कई बार आक्रमण किया और बाद में भारत पर कब्जा कर लिया। और इस आक्रमण के बाद भारत का इतिहास पूरी तरीके से बदल गया और ये ऐसा इतिहास है जिसे भारत भूल कर भी नहीं भूल पाएगा, हमेशा इतिहास में रहेगा। इस महान सम्राट की ये कुछ कहानी थी। जय हिंद।